हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रखे थे टैक्सोनॉमी, उसके 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी पार्ट 4। मैं कन्हैयालाल जांगीड़, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर। तो जैसा कि हमने पहले जो टैक्सोनॉमी पार्ट 1 था उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेकंड वाले में कुछ उसकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी, थर्ड वाले में हमने कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ा था टैक्सोनॉमी में। आज हम टैक्सोनॉमी का पार्ट नंबर 4 या मैं कहूँ कि लास्ट पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखिए कि अब तक हमने अरिस्टो को पढ़ा, प्लिनी को पढ़ा, इसकी हिस्ट्री के बारे में हमने देखा। तो आज हम टैक्सोनॉमी पार्ट में मॉडर्न जो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें एक नाम आता है व्हिटेकर। जो व्हिटेकर साहब हैं, इन्होंने टैक्सोनॉमी का सबसे लेटेस्ट एंड मैं कहूँ कि सबसे उपयुक्त, जिसे कि आजकल हम फॉलो करते हैं, वो क्लासिफिकेशन दिया। और व्हिटेकर साहब ने जितने भी जीव हैं उन सभी को 5 कैटेगरी में बांटा। लेकिन जो व्हिटेकर साहब का जो टैक्सोनॉमी वाला ये क्लासिफिकेशन था, इसके क्या बेस थे, वो कौन से आधार थे जिनको लेकर के हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो आधार था वो था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब आप समझते हैं भाई, सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कोशिका संरचना होती है। तो जो कोशिका संरचना है, कोशिका संरचना, एक तो इसको उन्होंने बेस बनाया कि कोशिका की संरचना कैसी है, यानी आदिम कोशिका है या एडवांस कोशिका है, या मैं कहूँ प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। और दूसरा, इन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बाद में न्यूट्रिशन को यूज किया कि जो ये प्राणी हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो किस तरह से पोषण करते हैं, इनमें से कौन परजीवी है, कौन खुद बना सकता है, कौन बना बनाया खाता है, या हम कहें कि कौन ऑटोट्रोपस है, कौन हेट्रोट्रोपस हैं। तो न्यूट्रिशन को भी एक इन्होंने आधार बनाया। इसके बाद में इन्होंने देखा कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है उसकी, तो बॉडी स्ट्रक्चर को इन्होंने आधार बनाया। बॉडी स्ट्रक्चर, और बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब होता है शरीर संगठन। और शरीर जो संगठन है वो केवल कोशिकाओं से बना है या फिर कोशिकाएं मिलकर ऊतक बना रही है या अंग बना रही है, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने क्या है कि अपने क्लासिफिकेशन को देने के लिए बेस के रूप में यूज़ किया। इन सब को लेकर के व्हिटेकर साहब ने क्या किया? व्हिटेकर साहब ने ऑल लिविंग बींग्स हैं, ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स है, इनको 5 क्लासेज में डिवाइड किया। कितने क्लासेज में? 5। तो ये जो 5 इन्होंने बनाए वो कौन कौन से थे? तो इनको मैं देखिए यहाँ लिखता हूँ। ये 5 जो कैटेगरी इन्होंने बनाई, सबसे पहली कैटेगरी की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी को इन्होंने मोनेरा में रखा, मोनेरा। सेकंड वाली जो कैटेगरी थी उसको इन्होंने प्रोटिस्टा में रखा, प्रोटिस्टा। थर्ड वाली जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं फंजाई। और फोर्थ वाली जो है उसको बोलते हैं हम क्या? प्लांटी, यानी प्लांट से रिलेटेड प्लांटी। और जो अंतिम है उसे हम कहते हैं एनीमेलिया, एनीमेलिया। अब यहाँ एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि इन 3 से तो आपको पता चल रहा है कि इसमें फंगस की स्टडी होगी, इसमें प्लांट्स की होगी और इसमें एनिमल्स की होगी। यहाँ देखिए प्रोटिस्टा और मोनेरा। सबसे पहले मैं बात करूँ कि इसमें सेल स्ट्रक्चर को इन्होंने ये टर्म जो है सेल स्ट्रक्चर को यूज़ किया। तो सेल स्ट्रक्चर को यूज़ किया तो हम ये कह सकते हैं कि सेल के आधार पर ऑर्गेनिज्म कई प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। तो इनमें से बहुत सारे कॉमन करैक्टर होंगे कि ये वाला जो करैक्टर है ये होगा यूनिसेलुलर, और ये वाले हैं
ये होंगे मल्टी सेल्यूलर। क्या होंगे भाई? मल्टी सेल्यूलर। तो यहाँ आपने देखा कि ये कैसे हैं? ये एक कोशिकीय हैं, एक कोशिकीय। और ये कैसे हैं? बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय। यानी इनका शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है और इनका शरीर क्या है? एक ही कोशिका से मिलकर बना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे जो फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है, इसको हम बहुकोशिकीय वर्ग में रखेंगे। अब ये पहला बेस हुआ सेल स्ट्रक्चर का। अब हम बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं कि किनकी बॉडी जो है ऑर्गेनाइज्ड है, किनकी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो उस आधार पे भी हम इसको बांटेंगे। यहाँ मैंने जो बॉडी स्ट्रक्चर देखा उसके साथ में एक टर्म जरूर लिखूंगा मैं। बॉडी स्ट्रक्चर में हम न्यूक्लियस को भी देखते हैं। किसको देखते हैं? न्यूक्लियस ऑफ सेल। वो कैसा है? केंद्रक का मतलब। तो अगर इनकी बात करें तो एक तो होता है आदिम केंद्रक। तो इसमें जो है मोनेरा में ये होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? आदिम केंद्रक वाले। आदिम केंद्रक मिलता है इसमें। आदिम केंद्रक अर्थात जिसमें जो न्यूक्लियर मैटर है वो किसी सेल मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो न्यूक्लियर मैटर है या जेनेटिक मटेरियल है वो अगली पीढ़ी में जो करैक्टर्स को लेके जाता है, तो वो एक ऐसा केंद्रक जिसमें केंद्रक झिल्ली के रूप में परिबद्ध नहीं है और साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा रहता है, तो वो जो न्यूक्लियस की कंडीशन होती है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल वाली कंडीशन कहते हैं। और ऐसे न्यूक्लियस को हम प्रोकैरियोन कहते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोन का मतलब आप जानते हैं न्यूक्लियस होता है। तो यानी ऐसे प्राणी या ऐसे जीव जिनमें आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, अर्थात जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, तो उसका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो जीव द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पड़ा रहता है। तो ऐसे कंडीशंस जो हैं वो प्रोकैरियोन में मिलती है। और प्रोकैरियोन जिसमें होता है वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक। तो ये तो क्या है? प्रोकैरियोटिक है। और जबकि यहाँ से देखिए प्रोटिस्टा से लेकर के यहाँ तक, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये होते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब समझिए, यू का मतलब होता है वेल, वेल का मतलब विकसित, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, अर्थात जिनमें सुविकसित एक संगठित केंद्रक मिलता है। वो सारे प्राणी किस में मिलते हैं? वो सारे प्राणी किस में रखे जाएंगे? यूकैरियोटिक कैटेगरी में रखे जाएंगे। और यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होगा वो चारों ओर से उसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जो मिलने वाला है वो बाउंडेड होगा किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यानी केंद्रक झिल्ली से। इसलिए हम ऐसी सेल को यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। तो विटेकर साहब के जो ये 5 कैटेगरीज आप देख रहे हो, ए, बी, सी और डी, और साथ में ये अंतिम हो गई ई। इसमें से 4 तो कौन सी हो गई? बी से लेके ई तक तो कौन सी हो गई? यूकैरियोटिक हो गई। और ओनली एक जो बची है ए, वो क्या हो गई? प्रोकैरियोटिक हो गई। अब हम देखते हैं भाई इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कैसे ढूंढे कि कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक है, और यूकैरियोटिक में कौन मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है, कौन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यानी सबसे आदिम प्रकार के जो प्राणी जो सबसे पहले धरती पे बने और जिनका केंद्रीय जो संगठन है वो प्रोकैरियोटिक नेचर का है। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल इसका होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको हिंदी में आप क्या कहते हो? नील हरित शैवाल कहते हो भाई, नील हरित शैवाल कहते हो। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, पढ़ने में तो एल्गी लग रहा है, यानी प्लांटी में रखा जाना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। तो ये किस में मिलते हैं? ये आएंगे किस में? विटेकर साहब का जो क्लासिफिकेशन है, जो टैक्सोनॉमी है, उसमें मोनेरा में रखा जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपने क्या है? बैक्टीरिया पढ़ा होगा, और बैक्टीरिया तो आप जानते हो
बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में भी है, कुछ बेनिफिशियल है तो कुछ हार्मफुल है, और इनको हिंदी में आप जीवाणु कहते हो। और ये जीवाणु जो है इनको भी हम मोनेरा प्रभाग में ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो मोनेरा है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोन होता है, तो जीवाणु जो होगा उसकी सेल में भी क्या होगा, उसकी सेल में भी क्या होगा, देखिए ये एक जीवाणु कोशिका है और इसमें ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, लेकिन इसके चारों ओर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए ये किस में रखा जाएगा, ये मोनेरा में रखा जाएगा। अब हम देखते हैं प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा है इसकी सबसे बड़ी विशेषता आप ये देखिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक यानी एक कोशिकीय सुविकसित केंद्रक वाले प्राणी जो हैं प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इसमें अमीबा क्या है, अमीबा है एक कोशिकीय जीव, अमीबा है एक कोशिकीय जीव। ऐसे ही युग्लिना है, एक ही कोशिका से बना हुआ है। ऐसे ही पैरामीशियम है, वो भी किससे बना हुआ है, एक ही कोशिका से बना हुआ है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल किस में रखे जाएंगे, ये प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे। अब बात आती है फंजाई में, तो फंजाई में बात करें तो हमारे दिमाग में सीधा सा क्लिक होता है कि किसी प्लांट की बात हो रही है, लेकिन ये प्लांट जैसी स्ट्रक्चर तो दिखाई देती है इनमें, लेकिन ये जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक पहली कैटेगरी जो बनती है फंजाई, इसके एग्जाम्पल हम देखें तो उससे पहले इसके करैक्टर देखने पड़ेंगे। और करैक्टर देखेंगे तो ये प्लांट लाइक दिखते हैं, इसका मतलब सेल वॉल होगी, और सेल वॉल तो होगी, लेकिन ये किससे बनी है, ये काइटिनियस है। ये कैसी है, काइटिन से बनी हुई है। साथ में इसमें क्लोरोफिल होता है या नहीं होता, तो क्लोरोफिल इनमें एब्सेंट होता है, अर्थात इनमें सेल वॉल तो मिलेगी लेकिन क्लोरोफिल नहीं होगा। और क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये कैसे होंगे, ऑटोट्रोपस होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये परजीवी तरह के प्लांट हो गए। तो हमने प्रथम यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्रभाग अगर पढ़ेंगे तो हम किसको अध्ययन करेंगे, फंजाई को करेंगे। अब हम बात करते हैं प्लांटी की, और प्लांटी में और फंजाई में क्या डिफरेंस है। जो इसकी सेल वॉल थी वो किससे बनी हुई है, काइटिन की, जबकि इसकी सेल वॉल किससे बनेगी, इसकी सेल वॉल बनेगी सेल्यूलोज से। किससे बनेगी भाई, सेल्यूलोज से बनेगी। और अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल होगा या नहीं होगा, क्लोरोफिल होगा, इसमें क्या है, प्रेजेंट है भाई, क्या है, प्रेजेंट है। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जितने भी प्लांट्स हैं जो ऑटोट्रोपस हैं, जिनकी वजह से सारे एनिमल जीवित हैं, क्योंकि हम सब इन्हीं पे डिपेंड है। अगर प्लांट्स को हम बाहर निकाल देंगे, अगर धरती पे नहीं रह पाएंगे तो ना ऑक्सीजन मिलेगा और ना फूड सप्लाई हमें हो पाएगी, तो हम सब मर जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं न्यूट्रिटर ऑफ अर्थ जो है वो कौन है, प्लांटी है। और एनिमल्स जो हैं इनमें सेल वॉल होती नहीं है, कुछ अपवाद सब जगह मिलते हैं, तो सेल वॉल एब्सेंट है। क्लोरोफिल इसमें नहीं होगा, एब्सेंट है। तो ये कैसे होंगे, ये हेटेरोट्रोपस होंगे। और हेटेरोट्रोपस किसे कहते हैं, हेटेरोट्रोपस हम कहते हैं उन प्राणियों को जो कि प्लांट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह से जो टैक्सोनॉमी पार्ट 4 था उसमें विटेकर साहब ने, आर.एच. विटेकर साहब ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, और उसमें क्लासिफिकेशन का बेस बनाया कि सेल स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी की एनाटॉमी क्या है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय है, किस तरह का पोषण वो कर रहा है, ऑटोट्रोपस है, स्वपोषी है या विषमपोषी है, खुद का भोजन खुद बना रहा है या फिर वो स्वपोषी पे निर्भर है, अर्थात विषमपोषी के रूप में व्यवहार कर रहा है। तो इन बेस को, इन आधारों को लेकर के उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। और 5 यहाँ पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इन्होंने कैटेगराइज किया। सबके एग्जाम्पल आप देखे हैं। और वर्तमान में आज तक जब से इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था तब से हम इसी क्लासिफिकेशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और इसी को हम सब समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये पार्ट नंबर 4 और टैक्सोनॉमी वाली यूनिट क्लियर हुई होगी। आप इसके लिए
और डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और भी ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।